कूड़े के ढेर पर। आगा बाबर। नौकर डिप्टी साहब के यहाँ रोटी कपड़े पर काम करते थे। काम से आने वाले लोग उन नौकरों की इतनी मुट्ठी गर्म कर जाते थे कि तनख्वाह देने का सवाल सिरे से पैदा ही नहीं होता था। उनमें सबसे छोटी उम्र का नौकर रखा था, जो लाहौर में आया था। 10 बरस का शौकत था और 10 ही बरस का रखा। बर्तन मांजता, पंखा खींचता, शौकत के लिए स्कूल नाश्ता ले जाता। उस वक्त जलियांवाला बाग का हादसा पुराना हो चुका था। अदम ताउन की तहरीक में वो पहला सा कसबल न रहा था, बल्कि पंजाब की सियासी फिजा पूरे तनाव पर पहुंचकर ढीली पड़ चुकी थी। रखा भागा भागा शौकत के पास आया और बोला, आओ तुम्हें दिखाऊं, ग्राउंड में फौजी कैंप लग गया है। दोनों ग्राउंड के सिरे पर जा खड़े हुए। ये मराइट हैं, रखे ने कहा। मराइट से उसकी मुराद मरहटे थी। कुछ फौजियों ने ईंटों से हदबंदी करके अपने खेमों को घेरे में ले लिया। ये पलटन का लंगर खाना था। कोई सब्जी काटने लगा, कोई चूल्हा सुलगा बैठा। करख्त करख्त अक्खड़ सी आवाजें चारों तरफ सुनाई देने लगी। खेमों में कोई आता, कोई जाता। जानी पहचानी ग्राउंड में ये गहमा गहमी देखकर रखे ने शौकत से कहा, शौकी, तुम बड़े होकर फौजी बनना। शौकत नाक चढ़ाकर बोला, मैं तो डिप्टी बनूंगा। तुम डिप्टी बनना, मैं तो फौजी बनूंगा। वहां से पलटे तो रखा बोला, आओ रूड़ी पर चलें। रूड़ी एक अंग्रेज की कोठी के पिछवाड़े में थी। खूबसूरत रंग बिरंग लेबलों वाले खाली डिब्बे, विलायती दवाओं की छोटी मोटी नाजुक शीशियां, तस्वीरों वाले पैम्फलेट और फटे कैलेंडर कूड़े के ढेर पर पड़े मिल जाते थे। वो घने दरख्तों में से निकलकर सब्जे को फलांगते रूड़ी पर जा पहुंचते और पुराने कबाड़िए की तरह एक ही नजर में भांप लेते कि आज मतलब का माल कितना मिल सकता है। जिस दिन रूड़ी खाली होती, उन्हें पांव और हाथों की कोशिश से कुछ न कुछ तलाश करना पड़ता, और वो बदबू उन्हें कतन न आती जो चारों तरफ फैली हुई गलाजत से उठ रही होती। बल्कि अगर कोई चीज मिल जाती तो वो खुशी से पागल हो जाते। आज भी रूड़ी खाली थी। वो इधर से उधर देखते रहे, मगर कोई चीज न मिली। रखे ने गुस्से में आकर बिखरे हुए कागजों को जोर से ठोकर मारी। टीन का डब्बा लुढ़कता हुआ वो जा रहा। डब्बे में थोड़ा सा फफूंदी लगा पनीर था। वो फफूंदी उतार कर खाने लगा। शौकत रूड़ी के एक ढेर से चीजें चुनता फेंकता दूसरे पर जा पहुंचा। पनीर खाने के बाद रखा पहले ढेर पर झुककर रूड़ी कुरेदने लगा। देखो शौकी, हमें क्या मिला। छोटी सी डब्बी में पिस्तौल के पटाखे थे। दोनों कदकड़े मारते घने दरख्तों में से निकलकर धूप में आ गए। पटाखों को धूप में सुखाया गया। दिन भर तड़ाक पटाख होती रही। एक रोज रखे ने आकर शौकत से कहा, कल सुबह मराइट जा रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैंप मेरे रास्ते में पड़ता है। जब बाजार जाता हूँ, जरा रुक कर उन्हें देखता रहता हूँ। एक मराइट मेरा वाकिफ हो गया है। उसने बताया है। ये चने भी तो उसी ने दिए हैं। उसने भुने हुए चने फांकते हुए कहा। शौकत बोला, तुम जरा नहीं झिझकते? बड़ी उम्र के आदमी से भी वाकफियत गांठ लेते हो। अगले रोज सुबह सवेरे ग्राउंड में से कैंप उठ गया। शौकत को स्कूल जाने की जल्दी थी, मगर रखा फौजी लंगर के चूल्हों के इर्द गिर्द पड़ी चीजों को उठा उठा कर देख रहा था। एक पुड़िया में नमक पड़ा था, जिसे चखकर रखे ने गाली दी और हवा में उड़ा दिया। आखिर उसे गुड़ का एक टुकड़ा मिल गया, जिसे खाता मजे लेता वो भागा और शौकत से आमिला जो आधी ग्राउंड पार कर चुका था। हरामजादे कुछ नहीं छोड़कर गए। मैं उनके चूल्हे तोड़ आया हूँ। उसने शौकत की इमला लिखी तख्ती को, जो उसके हाथ में थी, फातिहाना तौर पर हवा में लहराया और जकन भरी। गाय का बछड़ा आगे कदम नहीं उठा रहा था। औरत उसका रस्सा जोर जोर से खींच रही थी। रखे ने तख्ती जमीन पर रखकर बछड़े को आगे धकेला। वो नाक की सीध में चलने लगा। वो तेज तेज कदम उठाकर फिर शौकत से आ मिला। कोचवान घोड़े की मालिश कर रहा था। रखा खड़ा हो गया। शौकत ने आवाज दी, अबे ओ। रखा भाग कर आ मिला। 1.5 बरस बाद डिप्टी साहब पेंशन लेकर वतन आ गए। गली में से बकरवान दूध बेचता हुआ बकरियों को लेकर जो गुजरता, तो रखा एक बकरी को पुचकार कर हवेली की ड्योढ़ी में धकेल देता। दरवाजा बंद करके शौकी को आवाजें देने लगता। दोनों मिलकर बकरी का दूध दोहते और छोड़ देते। कभी कभी बत्तखों वाले की एक बत्तख कोठरी में बंद कर लेते। जब वो अंडा दे देती तो निकाल देते। रखे की यही तफरीह थी, वरना उसके सामने झूठे बर्तन भांडों का ढेर लग जाता और वो सारा दिन बैठा उन्हें मांजता रहता। गजरीले रस की खीर या कड़ी वाला पतीला होता तो रखा पहले उसे चाटता, फिर कफगीर से खुरचन उतारता,
फिर मांझने वाले बर्तनों के ढेर में शामिल कर देता। कलौंज भरे देगचों की मैल उसके राख भरे हाथों से यूं छुटने लगती जैसे वो कोई पुराना कलई गर हो। जब वो उकता जाता तो गाने लगता। बावर्चन गुजरते हुए कहती, अभी तक बर्तन लिए बैठा है? कोई थोड़े बर्तन हैं, निकालते वक्त कोई सोचता थोड़ी है कि किसी को मांझने भी पड़ेंगे। सूरज ढले डोगर भैंस चरा कर ले आता, कच्ची हवेली में बांध कर रखे को आवाज दे देता। वो नीचे उतरकर भैंस का चारा तैयार करने लगता। शौकत और उसकी बहन को बघारी हुई दाल बहुत पसंद थी। जब बावर्चन कड़ची में लहसुन और घी बघार कर हंडिया में डाल देती और फिर चमचा दाल का कड़ची में डालती और कड़ची से सूसू की आवाज निकलने लगती, तो शौकत और उसकी बहन एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते हुए ऊंची आवाज में पुकारते, कड़ची वाली दाल मेरी। हरचंद के रखे को कड़ची वाली दाल चखने में कभी शरीक नहीं किया गया था, मगर वो उनकी पुकार सुनकर ख्वाह बिस्तर बिछा रहा होता, ख्वाह बर्तन मल रहा होता, कड़ची पर अपना हक जरूर जमाता। दोनों के साथ मिलकर कहता, मेरी। शौकत अकेला ही क्या कम था, बहन भी साथ होती। वो 2-3 हाथ मारकर कड़ची चाट जाते और बावर्ची खाने के मैले बर्तनों में उसे फेंक देते। एक रोज रखा पेड़ा खा रहा था। शौकत ने पूछा, कहाँ से लिए पैसे? रखे ने पेड़े की शान नजूल यूं बयान की, शरीफ हलवाई बड़ा 420 है। आज ग्वाले से कहने लगा, तुम्हारा कल का दूध फट गया था, 1 पैसा नहीं दूंगा। 1 रोज पहले भी फटा था, वो भी काटने पड़ेंगे। ग्वाला बड़ा सटपटाया, बोला, आज मेरे सामने कड़ाही में डालो, देखूं किस तरह फटता है। शरीफ ने हुक्का उसकी तरफ फेरा और बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी लो। खुद कड़ाही साफ करने जो बैठा तो मुझे खामोशी से कहने लगा, ये आना लो, झपक कर लीमू का सत ले आओ, किसी के सामने मत देना। मैं सत ले आया और बैठा रहा। ग्वाले की नजर बचाकर दे दिया। साफ शफाफ दूध कढ़ाई में चढ़ा था। शरीफ खुरपी फेर रहा था। दूध में एकदम फिटकरियां बनने लगी। वो बोला, ये लो, देख लिया तुमने, मेरा एतबार नहीं करते थे तुम, अब बोलो। ग्वाला हैरानो परेशान अपनी बाल्टियां उठाकर ठंडी आहें भरता चला गया। शरीफ ने उस दूध को मारकर खोया बना लिया, पेड़े बनाकर 2-2 पैसे बेच दिए और इनाम का एक पेड़ा मुझे दिया। ये हलवाई बड़े फरेबी हैं। तुफैल झयूर भी इसी तरह करता है। शौकत ने पूछा, क्या वो भी इसी तरह दूध को फाड़ लेता है? रखे ने कहा, नहीं, वो ज्यादातर भंगी मेहतरों को चकमा देता है। पैसे पैसे वाली डबल रोटियां रोज की 4-5 ले लेता है, जिन पर दिन भर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। शाम तक बमुश्किल 1-2 लग जाती हैं। बाकी बासी रोटियां डोली में रख देता है, जो सूख सूख कर पत्थर बन जाती हैं। अगर कोई भंगी गर्म दूध का प्याला पीने आता है तो उसके प्याले में दूध और मीठा डालकर कहता है, अगर दूध का लुत्फ लेना है तो कहो तो 1 बुकरम भी डाल दूं, इसमें लोगों से 2 पैसा, तुमसे पैसा ले लूंगा। भंगी कहता है, अच्छा डाल दो। तुफैल डोली खोलकर दिनों की सूखी बासी डबल रोटी को दोनों तलियों में दबाता है। खस्ता और करारा बुकरम पारा पारा होकर गर्म गर्म दूध में सींच की तरह फूलने लगता है। भंगी दूध पीकर बुकरम खाकर मूंछों पर हाथ फेरता गधा हाँकता चला जाता है। जब तुफैल बुकरम के लिए नया गाहक बनाता है तो मुझसे हामी भराता है, क्यों रखे, तूने बुकरम चखा हुआ है, कैसा होता है? मैं कहता हूँ, बहुत मजेदार है। डलवा लो उस्ताद, मलाई बन जाएगा दूध। रखा और शौकत ऊपर वाली बैठक में सोते। शौकत अभी स्कूल का काम कर रहा होता कि रखा लिहाफ ओढ़कर दरी पर लेट जाता और पढ़ते ही सो जाता। फजर के वक्त अभी अजान भी न होती कि एक सुहानी आवाज रात भर के जमूत को जगाती और गरमाती बुलंद होती, चिड़वा घोड़ी ते लगदा थानेदार निमाए। कोई शख्स बड़ी मीठी आवाज से आशा गाता हुआ गुजर जाता। शौकत रोज सुनता था। एक रोज उसने रखे से पूछा, ये कौन शख्स गाता हुआ गुजर जाता है? रखे ने बताया, वो कमेटी का भंगी है, सुबह सुबह अपना गधा लेकर गुजरता है। मगर शौकत ना माना। अगली सुबह जब वो गाता हुआ छज्जे के नीचे से गुजरा तो रखा ऊपर से पुकारा, वाह जमेदार जी, क्या मीठी आवाज है। क्यों ना हो तुफैल झयूर का बुकरम जो खाना हुआ गर्म गर्म दूध में। भंगी हुंकारा भरकर हंसा, दावा कंघी ते दक्खन मेरे वालनी माए। उसकी आवाज लचकीला सा दर्द गुदगुदाती फिजाओं को गरमाती चारों तरफ बिखर गई। रखा जब भैंस के लिए चारा उठाकर लाता तो बाजार वाले उसे हैरत से देखते, क्योंकि वो अपनी उम्र से ज्यादा वजन उठाता था। अपने से दुगनी उम्र के लड़के की पगड़ी उछाल देना उसके लिए कोई बात न थी। साका उससे ज्यादा वर्जिशी था, मगर रखा जब उससे गुत्थम गुत्था हो जाता और मुगल्लिजात बकता तो साका मार खा जाता।
उसे कुछ ऐसे हो जाता जैसे किसी औरत पहलवान से अच्छा बड़ा मर्द पहलवान चित हो जाए। रखा अगरचे खाता कुछ ज्यादा ही था, मगर खाता क्या था? बची खुची दाल रोटी। सब्जी की दुकान पर खीरे टटोल टटोल कर देखता तो समझ लीजिए आज उसके पास खर्चने को पैसा है। सबसे बड़ा पका हुआ लंबे लंबे बीजों वाला खीरा छांट कर निकालता, जिसे खाता हुआ घर पहुंचता। एक दफा गर्मियों में सर पैर से नंगा बाजार से गुजर रहा था। बदन पर सिर्फ एक लंगोटी थी। ये बड़ी पक्की ककड़ी खाता जा रहा था कि फुज्जे अत्तार ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? खा जाना ते हुंडा जाना। उसकी ये सादगी लोगों को खा जाती। शौकत का भाई जब छुट्टियों में कॉलेज से आता तो रखा बड़ा सर चढ़ जाता। बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मगर दोनों बातों में जुटे हुए हैं, और बातें बिल्कुल बेमानी। रखे की एक एक बात पर कहकहा लग रहा है और प्यार से उसके गले में बाहें डालकर हंसा जा रहा है। वालदा कहती, दफा करो इस कामचोर को, बस ये तो यही चाहता है। मुर्दार, चल भाग यहाँ से। बर्तनों का ढेर तेरी जान को रो रहा है। क्या नजर आता है इस हवन्नक में तुम्हें? शौकत का बड़ा भाई हंसी जब्त करते हुए कहता, अम्मी, बहुत बड़ा आदमी है ये। घर के आदमी तफरीह के लिए बैठे होते या शौकत के बड़े भाई का कोई दोस्त आया होता तो रखे से वो गाने की फरमाइश करता। रखा फरमाइश पर मचल जाता। अजीब सादगी और एतमाद से बारी बारी सिर्फ एक एक बोल गा देता। उसको सिवाय उन चंद बेतुके बोलों के और कुछ नहीं आता था। माथे पर हाथ रखकर गाता, चला हूं जेल खाने को, दरबार को सलाम, हिंदू को बंदगी, मुसलमान को सलाम। फिर इशारों से गाने लगता, इधर तो घर खाली पड़ा है, उधर तो कंबल का बिस्तरा है, मुझे तो कुछ परवाह नहीं है। शौकत का भाई सबसे पहले वाह वाह करता और ताली पीटता। फिर कहता, एक गाना रह गया है, वो भी हो जाए उस्ताद, रुखसत है। रखा इस बात में सर हिलाकर गाता, रुखसत है जिंदा, जुनू जंजीर दर खड़काए है। हंस हंस कर बाजों की पसलियां टूटने लगती, मगर रखा उनकी तरफ बिल्कुल बेअसर होकर यूं देखता जैसे कह रहा हो कि तुम मुझ पर हंसकर एक हिमाकत कर रहे हो। मेरा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुम्हारा कि हंसी से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे और पेट में अंतड़ियां गुच्छा बन जाएंगी। मुहर्रम में मोहल्ले में सबील लगती, ताजिया निकलता। शाम को ताजिया उठाने को मातमी आते, नौहे के साथ पिटाई होती। शौकत और रखा एक दूसरे के सामने खड़े होकर मातम करते। शौकत बड़े चौक से वापस आ जाता, मगर रखा बड़े जुलूस में मातमियों के साथ जा शामिल होता। एक रोज शौकत के बड़े भाई ने रखे से पूछा, मातम करते वक्त तुम ये क्या कहते हो? वावे लासद, वावे लासद। ये वावे लासद कौन था? रखा अपनी बेजरर सादगी के साथ बोला, लासत एक बहुत बड़ा पैगंबर गुजरा है। सर्दियों के मौसम में पतंगे उड़ती। रखे के हाथ में तो मांझने वाला बर्तन होता, मगर निगाह आसमान पर। कहीं कोई पेश तो नहीं लड़ रहा, कहीं कोई कटा हुआ कंकौआ तो इस रुख नहीं लुढ़क रहा। अगर कुछ नजर आ गया तो वो जकंदे भरता इस कोठे से उस कोठे पर कूद जाता और ऐसी ऐसी मुंडेरों पर जाकर पांव जमा लेता कि मोहल्ले का शायद ही कोई खिलंदड़ा उसकी बराबरी कर सकता। हवा का रुख उसकी तरफ होता तो ठठियारी दरवाजे की तरफ से उड़ने वाले कंकौए हवेली की तरफ झुक आते। रखे ने कई बार अपनी मांझा उतरी और जोड़ लगी डोर पर दमड़चू उड़ाकर बेदरेख पेश लड़ा दिया और खेचा खेची का हाथ मारकर कुछ डोर और कभी कंगौआ हथिया लिया। कई बार इस गुरीला वॉरफेयर में डोर पर डोर पड़ते ही उसकी डमरचू कट कर वो जा पड़ती, बदला इसका भी वो ले लेता। ढील का पेश लड़ता हुआ दूर तक निकल गया है, डोर पिलाई जा रही है और पटिया नीचे झुकाया है। रखा घात लगाकर बैठा रहता। जूं ही पटिया दीवार से चंद गज ऊपर रह जाता, वो कांटी मारकर सारा खेल फना कर देता। इस शफून में जो कुछ हाथ लगता वो उसे माले गनीमत समझता। चंद मिनट बाद पतंगबाजों की एक टोली एहतजाज के लिए हवेली की ड्योढ़ी पर आ धमकती। रखा अगर हाथ लग जाता तो उसे चोर की मार पिटती। बाद सुलह पसंद पतंगबाजों ने रखे को प्यार से समझा दिया था कि तुम पटिया न काटा करो, हमसे डोर या कंकौआ मांग लिया करो। वो अब कुछ मुतमईन तो हो गए थे, मगर फिर भी जब पेच झुक जाते और डोर हवेली की मुंडेरों से घुसरने लगती तो वो खौफ के मारे जोर जोर से चीखने लगते, ओ रखिया, पटिया न कटी। दुबक कर बैठा हुआ रखा अपनी नीयत यूं तश्तशबाम होते देखकर इरादा बदल देता और उठकर खड़ा हो जाता। आवाज देकर कहता, नहीं काटता, मगर वादा याद रखना। मार खा खा कर वो सख्त जान हो चुका था, इसलिए सख्ती उठाना उसके लिए कोई बात न थी। एक दफा अंगनाई में बैठा टकुए से पट्टे कुतर रहा था। निगाहें आसमान की तरफ थी।
टकुआ एकदम बाएं हाथ पर आ लगा। अंगूठे और साथ वाली उंगली की बोटियां निकल आईं। लहूलुहान हाथ को उठाए डॉक्टर की दुकान की तरफ जा रहा था कि चील ने गोश्त समझकर इस जोर से झपट्टा मारा कि उसकी चीखें निकल गईं। चौड़ी चपटी नाक के ऊपर मुगलाई फोड़े का निशान तो था ही, अब काले काले हाथ पर टकुए का निशान भी पड़ गया। टांगे और टखने तो पहले ही ऐसे थे कि जमाने भर के फोड़े उसी नर्सरी में फूले फले हों। उसने जो ही जवानी में कदम रखा, उसको जमाने की हवा लगी, पर पुर्जे निकले और वो उड़ गया। शौकत उन दिनों नया नया कॉलेज में दाखिल हुआ था। घर से खत आया कि रखा परसों से गायब है। ऐसा सौदा लेने गया कि फिर लौट कर नहीं आया। शौकत बीए का इम्तिहान देकर घर आया हुआ था कि डिप्टी साहब को किसी ने बताया कि रखा मुल्तान में तवाइफों के यहाँ चिलमे भरता देखा गया है। चंद बरस बाद शौकत भी डिप्टी हो गया, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक मर्तबा दशहरे के त्योहार पर ड्यूटी दे रहा था कि एडिशनल पुलिस के एक सिपाही ने आकर सैल्यूट किया और बोला, हुजूर ने मुझे पहचाना नहीं? शौकत ने मुस्कुराकर कहा, रखे, मैंने पहचान लिया है। तुम कब से भर्ती हुए हो? हुजूर, जंग लगी हुई है, एडिशनल पुलिस में भर्ती कर लिया गया हूँ, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। शौकत को बचपन का वाकया याद आ गया। उसने कहा, तुम्हारी भी तो ये पुरानी ख्वाहिश थी। जंग खत्म होने के बाद रखा कई पापड़ बेलता हुआ फिर तवाइफों के चौबारों पर जा पहुंचा और आखिर लाहौर में एक गाने वाली के यहाँ मुस्तकिल तौर पर नौकर हो गया। तनख्वाह शायद कस्साम अजल ने उसकी किस्मत में लिखी थी ही नहीं। तमाशबीन के पैसों, हार वाले की कटौती और इत्र वाले की कमीशन पर गुजर औकात होने लगी। कभी हुआ तो बाई ने खुश होकर कुछ दे दिया या मुलाकातियों से दिलवा दिया। पक्का रंग, बैठी हुई नाक, अंग अंग में फुर्ती, बचपन की जफाकशी और मशक्कत से बाजुओं के पट्टे और मछलियां उभरी हुई, पहलू बदलने में छलावा, पेट पिचका हुआ, सीना चौड़ा, छोटी छोटी मूछें। जब वो तंग पैचों वाली घेरदार शलवार के साथ कंजर फैशन का कुर्ता पहनकर एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता तो अपने डील डॉल और पहनावे से बाजारे हुस्न का बहुत अच्छा कारिंदा मालूम होता। पान वाले की दुकान, और वो भी तवाइफों के कोठों के नीचे। पुरानी रंडी और नए कोतवाल से लेकर नई रंडी और पुराने उस्ताद तक का जिक्र होते होते शहर भर की सियासत तक खंगाल कर रख दी जाती। फसादात के दिनों में शहर में मकानात जल रहे थे और कर्फ्यू के मारे बैठकें और चौबारे सूने पड़े रहते। रखा खामोशी से दरवाजा खोलकर बैठक में दाखिल होता तो बाई और उसकी माँ उससे शहर भर की खबरें सुनने लगती। एक रोज रखे ने हंसकर कहा, बाई जी, दिल्ली से बहुत सारी तवाइफें हवाई जहाज से आई हैं, मुकाबले हुआ करेंगे, अब तो तैयार हो जाओ। एक दिन वो खबर लाया कि हिंदू शाह आलमी दरवाजे में किलाबंद हो गए हैं और लच्छे शाह ने कहा है कि जो मुसलमान शाह आलमी में दाखिल होकर आग लगाएगा वो उसे लड़की का डोला दे देगा। 2 रोज हो गए, रखा ना आया। एक आदमी ने आकर बड़ी राजदारी से बताया कि रखा और मिजन का एक बूचड़ बदरौ से शाह आलमी में घुस गए हैं। अब देखो क्या होता है। 2 रोज तक कुछ ना हुआ। तीसरे रोज शाह आलमी की 2 हवेलियां फूक रही थी। सीधी और खम खाती हुई धुएं की गाढ़ी लकीर दूर से दिखाई दे रही थी। शहर के इस किलाबंद इलाके में कोहराम मच गया। आग लम्हा ब लम्हा फैलने लगी। मजिस्ट्रेट मुसल्ला पुलिस के साथ शाह आलमी दरवाजे के गली कूचों में गश्त करने लगे। शौकत इलाके के चंद हिंदुओं के साथ एक तंगोतारी कूचे से गुजर रहा था कि उनके पांव में आकर एक दस्ती बम फटा। शौकत ने मलबे के नीचे जहां कोई चीज सरकी थी फायर कर दिया और आगे गुजर गया। 2 सिपाहियों के साथ चंद नौजवान मलबे के नीचे घुस गए। वापसी पर उसने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक नाश पड़ी थी जिसके सीने में से रिवॉल्वर की 2 गोलियां पार हो गई थी। चेहरा कलोन से भरा था। हाथ और कपड़े कीचड़ और कालक से सने थे। रुखसार की उभरी हुई हड्डियों के नीचे छोटी छोटी मूछें थीं। उसने करीब जाकर देखा, ये रखा था जो रूढ़ी पर बेहिसो हरकत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जो कह रही थी, हुजूर ने मुझे पहचाना। शौकत ने झुककर उसकी आंखें बंद कर दी और घबरा कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शहर भर के लोग छतों पर खड़े शाह आलमी को जलता हुआ देख रहे थे। मकान से मकान, मोहल्ले से मोहल्ला धड़ धड़ जल रहा था और रखे की नाश कूड़े के ढेर पर 2 रोज पड़ी रही। काश कोई गधा हाँकने वाला नूर के तड़के आशा गाते गाते आता और नाश उठाकर ले जाता।